नमस्कार, मैं पथिक द ट्रैवलर अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है टर्म इंश्योरेंस, पर उस पर बात शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो का आपको पहले से ही पता चल जाए। अब देखिए, टर्म इंश्योरेंस अगर इसका मैं ट्रांसलेशन करूँ तो अवधि बीमा, जो बीमा एक निश्चित अवधि के लिए आपको दिया जाता है उसको बोलेंगे टर्म इंश्योरेंस। जैसे कि आपकी उम्र 25 साल की है और आपने 60 साल तक का लाइफ इंश्योरेंस लिया, तो 25 से 60 साल तक आप इंश्योर्ड रहेंगे। अगर इस बीच में आपको कुछ होता है तो सम इंश्योर्ड जो है वो आपको मिल जाएगा। आपने अगर 1 करोड़ का बीमा करवाया है तो आपको मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं होता है तो आपने जो अमाउंट पे किया प्रीमियम के तौर पर वो फॉरफेट हो जाएगा। दैट मीन्स वो अमाउंट आपको वापस नहीं मिलेगा। हम कार का बीमा करवाते हैं या स्कूटर का बीमा करवाते हैं तो यही नियम लागू होता है। अब पर्सनल फिनांस का एक नियम आप हमेशा याद रखिए कि बीमे को, मतलब कि इंश्योरेंस को और अपने इन्वेस्टमेंट को कभी भी इकट्ठा नहीं करें। मतलब बीमा जो है वो आपको नुकसान से बचाता है और जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका वेल्थ जनरेशन करता है। अब हम भारतीयों को आदत क्या डाल दी गई है कि हमको बीमा और बचत दोनों साथ हो सके ऐसे प्रोडक्ट बेचे गए हैं जिसमें ना तो हमें ठीक से बीमा मिलता है, ना हमें ठीक से जो है हमारा इंश्योरेंस, हम जो इन्वेस्ट करते हैं उसका रिटर्न मिलता है। तो अगर आप किसी भी कंपनी का मनी बैक प्लान ले लें, एंडोमेंट प्लान ले लें या इसी टाइप का अगर आप कोई प्लान ले लेंगे तो उसमें आप बहुत सारा प्रीमियम भरोगे, पर आपको जो बीमा है वो कितने का मिलेगा? 15-20 लाख का बीमा देंगे और थोड़ा आपका पैसा जो है उसका वो इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न देंगे। तो रिटर्न भी कितना मिलता है? 4-5% सिंपल इंटरेस्ट रेट, मतलब बैंक के सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही आपको मिलता है। और आपको ऊपर से ये कहा जाता है कि इस पर टैक्स नहीं लगता, पर वो पोस्ट टैक्स भी रिटर्न भी 4-5% ही होता है। तो ना तो आपका ठीक से बीमा होता है, ना तो आपका ठीक से जो है इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसकी जगह आपको करना क्या है कि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीद लेना है, जो एक प्लेन वेनिला इंश्योरेंस प्लान, मतलब उसमें सिर्फ इंश्योरेंस ही और कुछ नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। तो अगर आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया, आप साल का 12,000 प्रीमियम भरते हो 60 साल की एज तक, तो आपको अगर कुछ होता है तो वो 1 करोड़ मिल जाएंगे। अगर कुछ नहीं होता है तो आपका वो जो 12,000 है वो इंश्योरेंस आपका फॉरफेट हुआ, फॉरफेट हो गया। तो आप बोलोगे कि मेरे 12,000 का मुझे कुछ वापस नहीं मिलेगा। तो यहाँ समस्या यह है कि अगर आप किसी मनी बैक प्लान को खरीदते हो तो आप क्या करोगे कि 1 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए तो मतलब 1 करोड़ का तो वो देंगे ही नहीं मनी बैक में, पर अगर वो आप उसमें प्रीमियम देते हो 50,000 का या 1 लाख का, तो आपको 15-20 लाख का सम इंश्योर देंगे और बाकी का पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेंगे आपसे। और आखिर में आपको वो जो पैसा वापस देंगे तो आपको अमाउंट बहुत बड़ा लगेगा कि मुझे 20 साल बाद इतने लाख मिलेंगे ये वो। पर अगर आप उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालोगे तो शायद ही 3-4%, 5% होगा। तो अगर हम ये करें कि 50,000 बीमा कंपनी को दे, उसकी जगह 12,000 उसको दे के 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लें, तो उस ऑप्शन में मनी बैक प्लान में आपको सिर्फ 20 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा था 50,000 दे के। यहाँ अगर आप 12,000 देते हो तो आपको जो है वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस करीबन मिल जाएगा। अब वो आपकी एज वगैरह पर डिपेंड करता है, तो ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। तो इस फिगर्स को या स्टैटिस्टिक्स को आप ज़्यादा सीरियसली ना लें, इसको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर लें। तो यहाँ पर आपको 12,000 में 1 करोड़ का इंश्योरेंस, मतलब महीने के 1,000 में मिल जाएगा। वहाँ महीने के 5,000 देकर भी आपको इंश्योरेंस 20 लाख का मिलेगा। अब बाकी के जो 38,000 बच गए उसकी अगर आप SIP भी करते हो तो जनरली अगर आप निफ्टी का भी रिटर्न ले लो तो करीबन 11-12% का रिटर्न तो आपको, और वो भी CAGR, मतलब कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम बोलते हैं, वो मिलेगा। तो वो आपको जो इंश्योरेंस कंपनी 50,000 के प्रीमियम में जो आपको इंश्योरेंस देगी वो भी ठीक से नहीं देगी और वो जो रिटर्न आपको मिलेगा वो भी ठीक से नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ पर जो है आपको रिटर्न भी अपने 38,000 में से अच्छा खासा मिल जाएगा, ऊपर से आपका जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो भी अच्छा रहेगा। तो बेसिक रूल ये है कि इंश्योरेंस को और जो है इन्वेस्टमेंट को हमेशा अलग ही रखना है, ठीक है। अब आगे जाते हैं कि टर्म इंश्योरेंस खरीदे कैसे और उसमें क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज जाना चाहूँगा। तो पहली जो गलती है ये है कि बहुत ही कम अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस लेना।
आपको कितने का टर्म इंश्योरेंस करवाना है इसका कोई कहीं भी कोई रूल नहीं है, पर थंब रूल यह है कि आपकी जो सालाना कमाई है उसका 20 गुना 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम उतना आपको मिनिमम टर्म इंश्योरेंस करवाना है। तो मेरा ये मानना है कि आप थोड़ा सा और एग्रेसिव होके, क्योंकि पैसों की कीमत कम हो रही है, आप ये गिनिए कि अगले 3-4 साल बाद आपकी एनुअल इनकम कितनी होगी, और उसका अगर आप 15-20 गुना करवाते हो तो शायद जो अमाउंट आएगा वो अभी तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा शायद प्रीमियम और जो सम इंश्योर्ड है वो, पर 10 साल में आगे जाके वो फिर भी एक रिजनेबल अमाउंट रहेगा। अब दूसरी चीज़, टर्म इंश्योरेंस किस कंपनी से खरीदे? तो इंडिया में 24-25 इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो उसमें जनरली हम क्या देखते हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखते हैं कि अगर एक कंपनी के पास 100 क्लेम आते हैं तो उसमें से उसने कितने पास किए हैं। तो ज़्यादातर कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95 to 99% आपको मिल जाएंगे। पर यहाँ पर हम गलती करते हैं। कुछ कंपनियाँ क्या करती है कि वो आपको सिर्फ ये बताती है कि हमारे पास अगर 100 क्लेम आए तो उसमें से हमने 98 पास कर दिए, पर वो कितने अमाउंट का क्लेम है वो नहीं बताती है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूँ, मेरे पास 98 ऐसे क्लेम्स आए कि जो सिर्फ 1 करोड़ के हैं, और 2 क्लेम ऐसे आए जो 5 करोड़ के हैं। तो मैं क्या करूँगा, वो 5-5 करोड़ वाले क्लेम रिजेक्ट कर दूंगा और 1-1 करोड़ वाले क्लेम जो 98 है वो पास कर दूंगा। तो मेरा क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो हो गया वो हो गया 98%। तो आपको क्या देखना है, आपको क्लेम वैल्यू सेटलमेंट रेशियो या अमाउंट सेटलमेंट रेशियो देखना है कि कंपनी के पास टोटल, मतलब हमारे केस में देखें तो 5-5-10 करोड़ और ऊपर से हो गया 98, 108 करोड़ का टोटल जो है क्लेम आया, और उसमें से मैंने कितना पास किया, तो 108 करोड़ में से मैंने सिर्फ 98 करोड़ का पास किया। तो मेरा जो क्लेम अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है वो बहुत ही कम हो जाएगा, 95-94% ही हो जाएगा। तो किसी भी कंपनी का आप अमाउंट सेटलमेंट रेशियो देखिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो मत देखिए। तो ये दूसरी गलती हम करेंगे कि सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशियो देके हम प्रीमियम खरीदेंगे। एक और गलती जो लोग करते हैं कि भाई कोई कंपनी जो है वो फर्स्ट ईयर में आपको डिस्काउंट दे देती है, तो हम डिस्काउंट के पीछे भागकर प्रीमियम दे देते हैं, और डिस्काउंट जनरली पहले ही साल के लिए होता है। तो ऐसी गलती भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा टर्म इंश्योरेंस जो है उसके मेरिट पे ही खरीदना चाहिए। आगे आपको क्या देखना है कि टर्म इंश्योरेंस के साथ कुछ राइडर्स आपको मिलेंगे जिसके लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा देना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आप टर्मिनल इलनेस कोई आपको हो गई जिसमें आपका मरना तय है, ऐसी कोई बीमारी आपको हो गई, या जो है आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, या जो है आपकी डिसेबिलिटी हो गई, तो ये राइडर्स लेने चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट में आपको ये राइडर्स मिलेंगे। पर भगवान की इच्छा अगर कुछ इधर उधर हो जाता है तो आपको ये राइडर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो राइडर्स ना ऐड करवाना भी एक गलती है, राइडर्स को ऐड करवाना ही चाहिए। अब इंश्योरेंस में एक सवाल ये भी पैदा होता है कि कितनी उम्र तक रखें। तो कुछ कंपनीज आपको है ना होल लाइफ इंश्योरेंस बेचेगी, मतलब आपको पूरी उम्र के लिए भी इंश्योरेंस बेचेगी, मतलब कि आपको 100 साल तक का इंश्योरेंस देगी। अब देखिए, जितनी अवधि आप बढ़ाएंगे, आप 60 साल तक ही इंश्योरेंस लेंगे तो ऑब्वियसली आपका प्रीमियम कम आएगा, तो आप होल लाइफ लेंगे तो वो बढ़ जाएगा। अब इंश्योरेंस किस चीज़ के लिए है? जैसे मैंने बोला कि इंश्योरेंस का काम है आपको नुकसान से बचाना, तो सामान्यतः थंब रूल यह है कि आपको 60 साल तक 60 ईयर्स तक ही अपने आप को इंश्योर्ड करवाना चाहिए, क्योंकि 60 साल के बाद आपका कमाना बंद हो जाएगा। 60 साल के बाद आप शायद जीवन में से एक्टिव लाइफ से निवृत्त हो जाएंगे, अपनी पसंदगी का काम करेंगे। फिलोसॉफिकल या स्पिरिचुअल लेवल पर हम कभी रिटायर नहीं होते हैं, निवृत्त नहीं होते हैं, वो एक अलग बात है। पर इस पर्सपेक्टिव से आप 60 साल के बाद आपका करीबन जॉब भी नहीं रहेगा, या अगर आप बिजनेस में हो तो भी आप थोड़े पैसिव ही हो जाओगे। तो जब आपकी कमाई पर आपका फैमिली निर्भर नहीं है, आपके बच्चे वगैरह सब उस टाइम तक थोड़े बहुत सेटल हो गए होंगे, तो उसके बाद अगर आप प्रीमियम देते हो तो वो तो सिर्फ आप इंश्योरेंस कंपनी को कमाई करवा रहे हो। उस इंश्योरेंस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपके जाने से आर्थिक नुकसान कुछ होगा ही नहीं। और इंश्योरेंस जो है वो सिर्फ आर्थिक नुकसान, व्यक्ति के जाने से जो आर्थिक नुकसान होता है उसी की भरपाई के लिए है। फिर भी अगर आप सोचो तो आजकल जो है थोड़ी लेट एज में बच्चे होते हैं या वो रहता है, तो आप 65 तक का ले लो, मैक्सिमम 70 तक का ले लो, पर 100 साल तक होल लाइफ इंश्योरेंस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर कुछ कंपनी क्या करेंगी कि आपको जो है वो टर्म इंश्योरेंस के दिखावे पे, मतलब नाम उसका टर्म इंश्योरेंस होगा, पर वो आपको इनडायरेक्टली मनी बैक प्लान बेचेगी। कैसे? मान लीजिए कि आप अगर 1 करोड़ का इंश्योरेंस खरीदते हो तो महीने का 1000 रुपये का प्रीमियम लगता है। तो कंपनी क्या बोलेगी कि आप मुझे 1000 की जगह 2000 दे दो,
पर आप सिर्फ मुझे 10, 15 या 20 साल तक ये 2000 देना। मतलब आपकी उम्र अगर 25 साल है तो आप सिर्फ 45 साल के हो तब तक ही आपको मुझे 25,000 देना है। उसके बाद आप प्रीमियम मत देना, फिर भी मैं आपको 60 ईयर्स तक का जो है इंश्योरेंस दूंगा। तो आप यहाँ पर कर क्या रहे हो कि एक की जगह 2000 दे रहे हो और ये सोच रहे हो कि मुझे जो है आगे जाके प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। कुछ कंपनी तो 1.5 है, इससे भी एक स्टेप आगे जाएगी, आपको बोलेगी कि आप 1,000 की जगह 3,000 दे दो, मैं आपको 20-25 साल बाद आपका जो 3,000 के हिसाब से जो टोटल प्रीमियम होगा वो 25 साल के बाद जो टोटल 3,000 पर मंथ से हिसाब से, मतलब 36,000 जो साल का हुआ, वो 20 साल के बाद, मतलब आप 25 के हो तो 45 तक पहुंचोगे, तो उस टाइम में मैं आपका सारा प्रीमियम वापस कर दूंगा। अब यहाँ पर ये जो पूरा गेम है ना, वो साइकोलॉजिकल गेम है कि आप फिर से उसी ट्रैप में फंस रहे हो कि भाई मैं अगर इंश्योरेंस लेता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस, तो मेरा पैसा डूब रहा है, मुझे कुछ वापस नहीं मिल रहा है, और इसी चीज़ का लाभ उठाया जाता है। तो आपको ये सोचना है कि अगर आप 1,000 की जगह 3,000 टर्म इंश्योरेंस का अगर देते हो और ये मानते हो कि मुझे आगे इंश्योरेंस प्रीमियम या तो नहीं भरना पड़ेगा या मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा प्रीमियम का, उसकी जगह आप ये सोचो कि अगर 1,000 दे के आपको सिर्फ प्लेन वेनिला इंश्योरेंस मिल गया, तो बाकी का 2,000 अगर आप फिर से म्यूचुअल फंड में भी लगाते हो, निफ्टी 50 फंड में भी, तो भी आपको करीबन 11-12% मिलने का चांस है। और अगर आप गिनती करोगे तो वो जो पैसा वो आपको वापस देंगे, या तो जो वो बोल रहे हैं कि आगे के प्रीमियम नहीं लेंगे, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपको फिर भी ज़्यादा ही पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से ये तो है ना, सूडो मनी बैक प्लान ही हो गया। तो टर्म इंश्योरेंस आपको ऐसा ही लेना है कि भाई मैं तेरे को 1 साल का 12,000 दूंगा, तू मुझे करोड़ का इंश्योरेंस दे, नेक्स्ट ईयर मैं फिर से तेरे को 12,000 दूंगा। ये मनी बैक, ये मुझे प्रीमियम आगे नहीं भरना पड़ेगा, ये कुछ भी आप मत लो। हाँ, एक ही चीज़ लेने लायक है, वो है आपको जो लेना है कि राइडर्स आपको ले लेने हैं। एक्सीडेंट राइडर हो गया, डिसेबिलिटी राइडर हो गया, या टर्मिनल जो इलनेस राइडर है, वो डेफिनेटली आपको खरीदना चाहिए। अब आगे जाते हैं कि अगर आपने इंश्योरेंस ले लिया तो कंपनी आपको ये भी पूछेगी कि अगर आपको कुछ हो जाता है, फिर से एक बार भगवान ना करे पर आपको कुछ हो जाता है, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके पीछे जो नॉमिनेशन या बेनिफिशियरी जो है, जिनको ये इंश्योरेंस का अमाउंट मिलना है, तो वो अमाउंट किस पद्धति से मिले। तो आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस है तो कंपनी एक ऑप्शन ये देगी कि भाई 1 साल में 50 लाख दे, आपकी डेथ के फौरन बाद 50 लाख, और एक 50 लाख का इंस्टॉलमेंट आपके मृत्यु के 1 साल बाद मिलेगा। एक ऑप्शन ये है कि 1 करोड़ का 1 करोड़ पूरा का पूरा जैसे ही आपकी डेथ होती है, तो जैसे ही क्लेम पास होता है तो मिल जाए। या एक ऑप्शन ये भी है कि भाई महीने का हम 50,000 या 1 लाख करके जो आपका जो टर्म 1 करोड़ का अमाउंट है, वो जब तक पूरा नहीं होता तो 7-8 साल तक हम पेंशन की तरह मंथली इनकम आपके जो बेनिफिशियरीज हैं उनको देंगे। अब ये डिसीजन आपको इस चीज़ पे लेना है कि आपके पीछे जो लोग हैं वो फाइनेंशियली कितने लिटरेट है। कई बार क्या होगा कि 1 करोड़ एक साथ में आ गया तो वो संभाल नहीं पाएंगे, हो सकता है कोई दूसरे फैमिली मेम्बर्स उनका थोड़ा पैसा एक तरीके से मिसयूज़ भी कर ले। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको श्योर नहीं है कि क्या करना है, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा जो कोई एक्सपर्ट है उसकी एडवाइस भी लेनी चाहिए कि आपकी कंडीशन आप समझा के वो आपको बताएगा कि आपको किस टाइप का ऑप्शन लेना चाहिए। और आखिरी चीज़, आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी आती है या आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरते हो, तो उसकी जो भी रिसिप्ट है उसको संभाल के रखें, घर वालों को बताइए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि भाई आपने ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। कई बार क्या होता है कि घर वालों को पता ही नहीं है कि ऐसी बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो कंपनीज के पास पैसा पड़ा है कि भाई हम आपका क्लेम सेटल करें, पर कोई मांगने ही नहीं आता क्योंकि घर वालों को पता ही नहीं है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसको पूरा संभाल के रखें, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगर आपका एजेंट अच्छा है तो उसको भी आप थोड़ा ऐसा ही एजेंट लीजिए जो आपको जो है अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो घर वालों को मदद कर पाए, ठीक है। तो टर्म इंश्योरेंस के बारे में ये मैंने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाने की कोशिश की थी। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, पर मेरी कोशिश ये थी कि प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों इनपुट्स आपको दूं और हो सके इतना कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊं कि आपको कहीं और टर्म इंश्योरेंस के बारे में कोई रिसर्च करनी ही ना पड़े। तो आशा है कि ये वीडियो आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में कुछ क्लैरिटी दे पाया होगा और आपका टर्म इंश्योरेंस लेने का जो डिसीजन है उसमें आपको सहायता मिली होगी। मेरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।